Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे बड़ा पीस मेकर बना हुआ है। मतलब जो काम 11-12 कंट्रीज अरब कंट्री मिलके नहीं कर पाई, अमेरिका नहीं कर पाया, इजराइल नहीं कर पाया, वेस्टर्न कंट्री यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर पाई, वो काम अच्छा और छोड़ो इंडिया नहीं कर पाया। हाँ, जो वो काम पाकिस्तान ने कर दिया basically. हमारा इंडिया जो सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, सबके साथ अच्छे रिलेशन है, वो ईरान और इजराइल की और यूएस के बीच में सीज फायर नहीं करवा सका। लेकिन पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो दुनिया कब से तरस रही थी कि यार ये लड़ाई रुक जाए, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई थी ना जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि दूसरे दौर की डिस्कशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहे हैं इस्लामाबाद। मतलब वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बात है ये, उनके फैन हो गए वो। तो देखते हैं ये रवीश कुमार जी की वीडियो, ये बड़ा ऑथेंटिक मतलब फैक्ट्स के साथ अपनी वीडियो लाते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने कहा है कि वे इस्लामाबाद जा सकते हैं। उनके बयानों का कोई ठिकाना नहीं, मगर कुछ दिनों से युद्ध को लेकर उनके बयानों में स्थिरता नजर आने लगी है। वे कई बार कह चुके हैं ईरान से जंग खत्म होने के करीब है। जिसने ईरान पर हमला किया एक तरफा, वही खत्म होने की बात ज्यादा करने लगा है। उनके बयानों से लगता है कि वे इस्लामाबाद जाने के लिए सूटकेस तैयार कर चुके हैं। बस उनका स्वागत इस तरह से हो जैसे विजेता वही हो। ईरान ट्रंप को यह सुख देगा नहीं। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, मगर 28 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच एक बार भी ईरान ने ट्रंप को मुकद्दर का सिकंदर गाने का चांस नहीं दिया। उल्टा ईरान ही गाया जा रहा है। मौत अपनी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। बात करनी है तो करो बात, जंग करनी है तो जंग करो। ईरान के मेन्यू में दोनों ही सब्जी है। जिस दिन ट्रंप का एयरफोर्स 1 जेडी वांस के विमान की तरह रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरेगा, वह दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। इस रावलपिंडी का संदर्भ भारत के दर्शकों के लिए खास है। नूर खान एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर के समय पीआईबी ने लिखा था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमला करने में अहम भूमिका निभाई। नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए और आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान नुकसान के दृश्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उसी नूर खान एयरबेस पर जेडी वांस का विमान उतरा। शायद वहीं ट्रंप का भी एयरफोर्स 1 उतर जाए। अगर ट्रंप इस्लामाबाद जाते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, भारतीय सेना की ताकत की गूंज रावलपिंडी तक पहुंच चुकी है। हमने केवल सीमा से सटे स्थानों पर ही नेक्स्ट लेवल ट्रोलिंग है। सही बात है। धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। हमने नूर खान एयरबेस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जारी सीज फायर के दौरान भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान के अपने मुद्दे को कैसे हैंडल किया और ईरान 22 अप्रैल ट्रोल करते हैं ना, फायर का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। ये किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो ट्रंप हो, 1979 चाहे वो इंडियन मीडिया हो, किसी को नहीं 4 दशकों से अधिक समय तक प्रतिबंध झेलने वाला ईरान 1 महीने के भीतर अमेरिका की सबसे ताकतवर हस्तियों को 2-2 बार अपने पड़ोस में बात करने के लिए जमीन पर उतार दे, वह भी अपनी शर्तों पर। तो इस बहुत बड़ी बात है और आहें भरकर देखने की जरूरत है। भाई ईरान का लोहा मान लिया पूरी दुनिया ने। ये जोकर सही में ट्रंप है तो जोकर ही है। इसकी स्टेटमेंट का ना कोई सिर पैर नहीं है, कोई जुबान का पक्का नहीं है ये बंदा। आज इस बंदे ने बोल दिया कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, कल को ये कुछ भी बोल सकता, कल को बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर 10 मिनट में ये स्टेटमेंट यही करता है। 7 अप्रैल को ईरान की सभ्यता का अंत की धमकी देने वाले ट्रंप इस्लामाबाद में ईरान से बात कर रहे होंगे। सोचकर ही हंसी छूट जानी चाहिए और गुदगुदी मच जानी चाहिए। खुद ही मिटाने की धमकी, खुद ही सीज फायर और खुद ही ऐलान कर रहे हैं इस्लामाबाद जाएंगे डील साइन करने। ईरान से कौन हो गया? वही टीम जो इस्लामाबाद जा चुकी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर से बात करने इस्लामाबाद जाएंगे, या फिर तब ईरान की तरफ से ईरान का राष्ट्रपति पेशकियां इस्लामाबाद आएंगे।
यह तो प्रोटोकॉल की बात हो गई। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान ने पहले ही अमेरिका की कई बातें मानी थीं। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था ईरान बहुत सारी रियायतें देने पर राजी हो गया, संवर्धित यूरेनियम की मात्रा में वृद्धि नहीं करने पर मान गया, तब भी ट्रंप खुश नहीं हुए। अब ईरान ने इस मसले पर ऐसा क्या आश्वासन दे दिया है कि ट्रंप सीधे इस्लामाबाद जाकर डील साइन करना चाहते हैं। तेहरान में बिल्कुल ऐसा क्या बात हुई है बीच में? जनरल मुनीर आईआरजीसी के मुख्यालय क्यों गए? आईआरजीसी के मुख्यालय में जाकर उसके कमांडर इन चीफ से बात करने का मतलब है मुनीर ईरान में सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहते हैं, या ईरान पाकिस्तान पर इतना भरोसा कर रहा है कि इस वक्त वह आईआरजीसी के मुख्यालय में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का स्वागत कर रहा है। इस टाइम पाकिस्तान लाइमलाइट में है। सही बात है, वो चीज कर दी जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इसके अलावा जनरल मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति, स्पीकर, विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि जब मुनीर उसकी सीमा में आ रहे थे तब केवल 2 लड़ाकू विमानों की मांग की गई जो उनके विमानों को सुरक्षा दे सके। हमने कई लड़ाकू विमान भेज दिए, दिखा दिया ट्रंप का दावा झूठा है कि ईरान की वायुसेना खत्म हो गई। मुनीर के तेहरान के बाद वॉशिंगटन जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ट्रंप ने कह दिया वही इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। क्या मुनीर ने ईरान को परमाणु कार्यक्रमों से पीछे हटने के लिए तैयार कर लिया है? ट्रंप ने फिर से फालतू बयानबाजी की है इस मामले में, या उनका यह बयान मुनीर के फीडबैक पर आधारित है कि ईरान सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, उसके बाद वह कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा? ऐसा मुझे लगता नहीं है पॉसिबल होगा। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर और ईरान पर एक तरफा हमला करने के बाद ट्रंप का एक तरफा सीज फायर, दोनों की बात करेंगे, लेकिन एक संयोग ऑपरेशन सिंदूर का यहां जिक्र करना जरूरी हो जाता है। वॉशिंगटन में इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीज फायर हुआ। इससे पहले कि इसराइल अपने कैबिनेट में मंजूरी देता, ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। इसराइल नाराज हो गया है कि ट्रंप क्रेडिट लेने के चक्कर में जल्दी कर बैठे। ये चीज गलत है। सीज फायर की सूचना नेतन्याहू से नहीं मिली, ट्रंप से मिली। सेटबैक तो है। अल जजीरा ने लिखा है कि ट्रंप के ऐलान कर देने से इसराइल नाराज है। इसी तरह ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। भारत ने अपनी नाराजगी तो जताई भी नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों ले रहा है? सही बात है। जता रहा है। सब लोगों ने क्वेश्चन पूछा था यह सीज फायर ईरान के दबाव में हुआ है कि आपको कुछ समय के लिए सही ट्रंप नेतन्याहू को किनारे करते दिख रहे हैं। इस सीज फायर में भी पाकिस्तान की भूमिका नजर आ रही है। ईरान ने लेबनान से सीज फायर के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूं 2 बातों के लिए, एक मध्यस्थता के लिए और दूसरा सीज फायर को मंजूरी देने के लिए। तो क्या मुनीर ईरान से कुछ ऐसा हासिल कर रहे हैं जिसे पाने के लिए ट्रंप इस्लामाबाद पहुंच ही जाएंगे? यह कैसे हो? लेबनान और इसराइल की जंग रुकवाने में पाकिस्तान की क्या कोई भी भूमिका हो सकती है? पाकिस्तान की गारंटी पर ईरान, लेबनान और इसराइल के बीच सीज फायर को स्वीकार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इसराइल का खुला विरोध करता है। प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू को अपना फ्रेंड कहते हैं। इसराइल और लेबनान मोदी जी तो बस हाथ ही मिलाते रह गए और कुछ नहीं सही कर बात पाए। है, इस बार तो मोदी जी पीछे हो गए। लेबनान पर हमला बंद होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तो क्या ईरान के साथ बातचीत को एक और मौका देने के लिए लेबनान के साथ युद्ध विराम किया गया है? अगर जनरल मुनीर लेबनान और इसराइल के बीच बातचीत में भूमिका निभा सकते हैं तो क्या यह माना जा सकता है कि ईरान में 3 दिनों तक रुककर उन्होंने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसे राजी कर लिया होगा? हो सकता है, क्या पता कर लिया हो सकता है, क्योंकि बैक द डोर क्या बातें चल रही है हमें नहीं पता वो चीज। इसीलिए वो कन्विंस करने के लिए गए हैं ईरान को। बिल्कुल। ट्रंप ने बोला होगा कि आप जाइए, आपकी बात सुनी जाती है वहाँ पे, क्योंकि यूएस की तो बात मानने से रहा खबरें छपी हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक के लिए यूरेनियम का संवर्धन रोक दे। इस्लामाबाद टॉक्स में उसकी यह बड़ी शर्त थी। ईरान ने कहा 5 साल से ज्यादा की बात नहीं मान सकता।
ट्रंप ने इस तरह की रिपोर्ट का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि ईरान को हमेशा हमेशा के लिए यूरेनियम के संवर्धन को रोकने की गारंटी देनी होगी, उससे कम पर अमेरिका तैयार नहीं होगा। तो ईरान कौन सा पीछे हट रहा है? ईरान कह रहा आ जाओ। ईरान ने ना ट्रंप को पूरी दुनिया में जोकर बना दिया। सही बात है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही अटका है। अगर डील होगी तो इसी मैटर में प्रगति के बाद। ईरान से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर अखबारों में खबरें छपी हैं कि ईरान ने कहा है अमेरिका झूठ बोल रहा है, इस बारे में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। बातचीत जो आगे बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि ईरान की 10 शर्तों को कैसे लागू करना है इसे लेकर आगे बढ़ रही है। एक खबर यह भी चल रही है कि 22 अप्रैल को सीज फायर की सीमा समाप्त हो रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए अंतरिम तौर पर कोई डील हो सकती है। तब तो ट्रंप का इस्लामाबाद जाना मुश्किल लगता है। हो सकता है ट्रंप इस्लामाबाद जाने की बात कर ईरान को संदेश दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप कुछ मान भी लीजिए और हमें इस युद्ध से बाहर निकलने में थोड़ी मदद कर दीजिए। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, मगर ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले ही कह दिया था सीरिया से अपनी सेना हटाएंगे। क्या ट्रंप इन सैनिकों का इस्तेमाल ईरान पर जमीन से चढ़ाई के लिए करेंगे? इस चढ़ाई की बात कई दिनों से हो रही है, मगर ट्रंप अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए। उधर खबरें भरी पड़ी हैं कि अमेरिका फारस की खाड़ी में तैनाती बढ़ा रहा है। 10,000 ट्रंप का वैसे मुझे कोई भरोसा नहीं है, बोल के कि सीज़फायर है कर देता जा पीछे से और कई सारे युद्धपोत भेजे गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। हो सकता है ट्रंप आगे की जंग की तैयारी में हो, लेकिन इन बातों सही बात से है, यही ईरान बोल रही हूँ अभी। वह जंग से घबराकर इसी बात से ईरान तो भरोसा नहीं कर रहा ना। हमने शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों का स्केल काफी अलग है। मगर ऑपरेशन सिंदूर भले 88 घंटे ही चला, लेकिन इसमें दुनिया की 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने तो थीं। जंग लंबी चलती तो इसका असर भी ईरान से कम नहीं होता। भारत ने जंग शुरू कर कैसे खत्म की, ईरान ने जंग शुरू नहीं की, लेकिन उसने जंग कैसे खत्म की इसकी भी चर्चा जियोपॉलिटिक्स के किसी कोने में की जानी चाहिए। आज 17 अप्रैल है, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। लो जी, हमारे अमित शाह जी चॉपर में वो जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, देखते ही हैं, नीचे थोड़ी जाएंगे यार। पहलगाम में आतंकी हमले की खबर आते ही गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। 23 अप्रैल 2025 को उनका यह हेलीकॉप्टर पहलगाम के उस मैदान पर उतरा जहां आतंकवादियों ने 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी। भारत की जनता में आतंकी हमले को लेकर बहुत गुस्सा भर गया। हिंदू बनाम मुस्लिम की सियासी दुकान एक झटके में सबने बंद कर दी। विपक्ष भी सरकार के साथ हो गया और जवाब मांगा जाने लगा। 2 सवाल थे, पहलगाम में सुरक्षा की चूक कैसे हुई, कौन जिम्मेदार था, बिल्कुल इसके लिए बहुत बड़ी चूक है ये, बहुत बड़ी। लोग सरकार से सवाल करने लगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का आप ही दावा कर रहे थे, तो इतनी बड़ी आतंकवादी घटना कैसे? एग्जैक्टली। दूसरा सवाल था, अगर आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है तब भारत क्या करेगा? भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। 1 साल के भीतर दुनिया के 2 सीज फायर की कहानियां अब आपस में टकराना चाहती हैं। भारत ने सीज फायर से क्या हासिल किया, क्यों किया? ईरान सीज फायर से क्या हासिल कर रहा है? इसलिए हम दोनों सीज फायर की बात अब करने जा रहे हैं। आपने ईरान का AI वीडियो देखा होगा। ईरान ने अपने कई दूतावासों के जरिए एक से एक वीडियो, कार्टून और कमेंट पोस्ट किए। उसने इनके जरिए अमेरिका के दादा होने का गुरूर पंचर कर दिया, तोड़ दिया। मीडिया का प्लेटफॉर्म पैदा हुआ अमेरिका में, कंट्रोल उसी का, लेकिन ईरान ने उसी के प्लेटफॉर्म पर अमेरिका को निहत्था कर दिया। प्रोपेगेंडा जंग का हिस्सा होता है और इस जंग में ईरान ने अमेरिका की हालत खराब कर दी, सब मानते हैं। ईरान ने केवल AI वीडियो जारी किए, बल्कि असली वीडियो भी जारी किए गए।
अपनी ऐतिहासिक इमारतों का, अपने शहरों का दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि ईरान है क्या। भारत के भी दूतावास अमेरिका की रेपुटेशन सारी खराब हो गई। अगर आप ईरान के दूतावासों के परफॉर्मेंस की तुलना ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय दूतावासों के परफॉर्मेंस से करेंगे तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। भारत को सभी दलों की टीम 33 देशों में भेजनी पड़ी। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसकी टीम पहले से हर देश में तैनात थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के दूतावासों और ईरान युद्ध के समय ईरान के दूतावासों का ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे तो देख पाएंगे इंडिया की ना डिप्लोमेसी फेल हो गई। भारत क्या कर सकता था। ईरान में मीडिया की आजादी पर संदेह है, भारत में मीडिया आजाद है, इस पर तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। इस बात को यहां हम तो नहीं करते। ईरान की मीडिया का इस जंग में खास रोल नहीं दिखा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईरान का खेल बिगड़ जाए या ईरान की नाक कट जाए। आप भूले तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का गोदी मीडिया कितना थर्ड क्लास काम कर रहा था। यार ऐसे बोल रहे थे कल लाहौर में चाय पियेंगे, बताओ कौन कहता है? ये सारे वही तो वो हैं टाइटल। चैंपियन भारत सोशल मीडिया के खेल। हमारी मीडिया ने गाइस ये तक बोल दिया था कि इंडियन आर्मी लाहौर घुस चुकी है। एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की हो गई है। सरकार के ये तो हाल है हमारी मीडिया के। कुचलते इनकी कल्पनाओं में दुश्मन का मतलब कुछ पत्रकार, कुछ नेता ही रह गए हैं। अपने लोगों से जब आप दुश्मन मानकर लड़ते हैं तब कल्पनाएं आपका साथ छोड़ देती हैं। आपके वीडियो में कोई क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। ईरान इस जंग के दौरान और सीज फायर के दौरान लगातार अपना क्रिएटिव प्रोपेगेंडा करता रहा, अमेरिका को ललकारता भी रहा, बातें भी करता रहा और अपना इतिहास और अपनी ताकत भी बताता रहा, दिखाता रहा। बिल्कुल फायर हुआ नहीं कि 10 दिन के भीतर सब भूल गए। ईरान सीज फायर में भी लगा हुआ है, सीज फायर में भी अपनी बात पहुंचा रहा है। 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ। भारत के कई मंत्री कई बार कह चुके हैं सीज फायर आज भी जारी है। तो इस दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर भारत ने क्या बयान दिया है? कोई डिस्कशन ही नहीं आगे से। तब भारत अपने मुद्दों को लेकर उस समय ना इंडिया ने कुछ ये बोला लड़ाई के ऊपर जो हो रही है को लेकर क्या कर रहा है, क्या कुछ बोल रहा है। इसीलिए स्वतंत्र पत्रकारों के YouTube चैनलों को टारगेट अब हमारे जहाजों को ईरान निशाना बना रहा है। रास्ता खोजा जा रहा है, बात बात पर FIR करा दी जा रही है, कोर्ट से राहत बोलते हैं फील्ड डिप्लोमेसी। इसलिए कि हम लोग यह बात याद दिला देते हैं, ध्यान रहे अपनी कमजोरी सही समय पर देखना सीखिए, वरना दंगल में हार की लाज बचाने के लिए मंगल गीत गाने से आप विजेता नहीं बन जाते। ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी सरकार परसेप्शन की लड़ाई का बड़ा हिस्सा अपनी ही पब्लिक को समझाने भरमाने में खपाती रही। ऐसा लग रहा था उसे जंग इसलिए जीतना है ताकि चुनावी राज्यों में माहौल बन सके। 10 मई 2025 की शाम ऑपरेशन सिंदूर खत्म होती करते तो वैसे ही ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी रैली और रोड शो करने निकल गए। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना होती है। तब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। हमले के कारण दौरा बीच में छोड़कर भारत आते हैं और सीधे जाते हैं कहां? बिहार के मधुबनी में। 24 अप्रैल को मधुबनी की रैली में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने का भाषण देते हैं। उसके बाद उनका फोटो आने लग जाता है कि इनके साथ बैठक हो रही है, उनके साथ बैठक हो रही है, युद्ध का माहौल बनने लगा। सीज फायर के बाद 8 से 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों का दौरा करते हैं, वहां रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाना शुरू हो जाता है। पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं और इन सब की धुंध में सारे सवाल गायब कर दिए जाते हैं। अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जीत हुई या नहीं, क्या क्या हुआ, सीज फायर कैसे हो गया, ट्रंप बार बार दावा क्यों कर रहे हैं, भारत के विमानों को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा। दर्जनों सवाल कभी इस विदेशी अखबार में, कभी उस विदेशी पत्रिका में छपते रहते हैं, तो कभी डर डर के भारत के अखबारों में भी कुछ छप जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को रोड शो से मतलब था, रोड शो पर निकल गए। भारत जीत रहा था तो पीछे क्यों हटा, किन शर्तों पर हटा, किस तरह का आश्वासन उससे मिला? क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं?
अगर सरकार ने बताया होगा तो आप गूगल सर्च कर कमेंट में लिख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 88 घंटे बाद अचानक खबर आती है सीज फायर हुआ। इसका ऐलान कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री नहीं, उनसे पहले ट्रंप 10 मई की शाम ट्रंप ने बताया, उसका कोई मतलब ही नहीं बोलने का। बहुत बड़ी बेइज्जती थी 10 मई को ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार शाम 5:25 पूरी कंट्री शॉक हो गई थी। जो ट्वीट किया उसे ध्यान में रखिए। ट्रंप के ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आता है। युद्ध विराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले तक पीएमओ हाई लेवल मीटिंग की फोटो ट्वीट कर रहा था। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री, इससे ये पता चलता है कि हम ना इंडिया, ट्रंप तो कितनी बार ट्रंप के हाथों की कठपुतली बन सही बात है। ईरान इस बात पे मैं सल्यूट है। पर सोचना चाहिए कि उसी ट्रंप को ईरान से सीज फायर करने के लिए अपनी तरफ से ऐलान करना पड़ा, किसी से बात नहीं करनी पड़ी। ना ईरान ने ट्रंप का फोन उठाया। क्या ट्रंप ने 7 अप्रैल के सीज फायर के ऐलान से पहले ईरान में किसी से बात की थी? किसी से नहीं। यह ट्रंप का बयान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की घोषणा करते हुए लिखते हैं, अमेरिका की तरफ से रात भर चली बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता के लिए दोनों देशों को बधाई। इस बात पर ध्यान देने के लिए आपका खुद के कॉमन सेंस इनकी है नहीं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आपस में लड़ रहे थे और केवल फोन पर बातचीत से सीज फायर हो गया। क्या आतंक के अड्डे खत्म करने का लक्ष्य पूरा हो गया है? क्या भारत ने अपनी जीत कुछ भी नहीं हुआ पूरा, कोई हरजाना मांगा? जैसा लड़ाई का फायदा क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी हमेशा ये तो ना लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, ट्रंप ने ताकि लोग आपस में लड़ते रहें, नफरतें पैदा होती रहें। खबर आई कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर चेतावनी दी कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, मगर प्रधानमंत्री ने कहा इस बात की कोई चिंता नहीं। 1 साल पहले फोन से युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप को ईरान से सीज फायर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ईरान से फोन के बाद सीज फायर नहीं हुआ, ईरान तन गया तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। ये ईरान है भाई। है उसके चश्मे से ऑपरेशन सिंदूर और ईरान के साथ सीज फायर को देखेंगे, काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास 1 साल के भीतर 2-2 सीज फायर हैं और दोनों को देखने का एक नया पैमाना है। पाकिस्तान के अलावा ईरान है। नेक्स्ट लेवल रिपोर्टिंग। सही बात है। मकसद होता है हमला किया और लौटा है। पिछले साल ट्रंप ने वह भी किया। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया, लेकिन 12 दिन बाद युद्ध रोक दिया। उसके बाद परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान से बातचीत भी हुई, चल ही रही थी कि अमेरिका तो कहती ईरान लगा रहे लड़ाई करने के लिए। 28 फरवरी को वो थोड़ी झुकेगा, कर दिया। वो नहीं झुकेगा भाई, झुकना अमेरिका को ही पड़ेगा। इस्लामाबाद जाएंगे, जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। तभी तो छटपटा रहा है, पाकिस्तान से बात नहीं, इसीलिए तो पाकिस्तान जा रहा है ट्रंप। पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाता है। भारत की नीति और इसमें फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। उसकी इमेज बहुत अच्छी जा रही है, पूरे वर्ल्ड से बात कर रहा है और भारत अपनी इस नीति पर चुप है। सब इसी इंतजार में हैं कि कोई बड़ा मुद्दा आ जाए ताकि इन सब सवालों पर जनता को सोचने का मौका ना मिले। करते रहिए बिग इवेंट और बिग न्यूज का ड्रामा, लेकिन सवाल तब भी लौट आते हैं। बीच समंदर में फेंका हुआ सामान एक दिन साहिल पर लौट आता है। पाकिस्तान लगातार कूटनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है। यस, एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है। ना मिले, सऊदी अरब, चीन, ईरान, अमेरिका सब पाकिस्तान पर भरोसा जता रहे हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो भारत आतंकवाद और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बोल क्यों नहीं रहा? इतने चुनाव चल रहे हैं देश में, चुनावों में तो भाषण दिए ही जा सकते हैं। इंडिया वही बोलता है जहां उसको अपना फायदा होता है, पर यही इस बार के ये डिप्लोमेसी उनको वो बर्बाद कर रही है। भाषण क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान के रोल पर भारत का क्या कहना है? आखिर भारत कुछ ना कहने वाला देश क्यों बनता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं रवीश कुमार। तो गाइज सबसे पहले तो रवीश कुमार जी को हैट्स ऑफ है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये होता है एक्चुअल रिपोर्टिंग कि दुनिया में जो हो रहा है ना वो ये एक्चुअल फैक्ट्स बता रहे हैं, चाहे वो इंडिया वाले हैं चाहे वो पाकिस्तान वाले हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो भाई, इन्होंने साफ बोला है गोदी मीडिया को देखना बंद करो, ऐसे ही पत्रकारों को देखना शुरू करो ताकि आपको सही सिचुएशन का पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा,
इंडिया ने सारी कंट्रियां मतलब सारी कंट्रियों के साथ हाथ मिलाया, हर देश के साथ अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग किया, दोस्ती है उनकी, हाँ। दोस्ती की, लेकिन उस दोस्ती का क्या क्या फायदा फायदा हुआ? अगर आप एक सीज फायर नहीं करवा सकते। हाँ। ईरान के साथ आपके इतने अच्छे संबंध थे, आपको यार पीस मेकर बनना चाहिए था। यूएस के साथ भी अच्छे संबंध है हाँ, आपके, ईरान रशिया के साथ भी है, रशिया के साथ, इसराइल के साथ भी। आप चाहते तो ईरान और इसराइल और यूएस को इंटिमिडिएट कर सकते थे और बिठा के हाँ, एक जगह आप सोल्यूशन कर सकते थे पर उनका। नहीं। अब जैसे रवीश कुमार जी ने बोला, यही पूरा इंडिया भी यही सोच रहा है कि यार इंडिया ऐसा देश क्यों बनता जा रहा है कि हर मसले पे उसको चुप ही बैठना है, कुछ नहीं इंडिया बोलना। मतलब ही होता जा रहा है, बिल्कुल, अपनी जहाँ पे उसको मतलब दिखता है सिर्फ वहां बोलती है डिप्लोमेसी उनकी, बाकी जगह नहीं बोलती। हम लोग ना मोदी जी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे, बट वेरी सॉरी हमें कहना पड़ेगा कि मतलब मैं ये बोलूँ ना, मोदी जी ने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इस बार। और एक चीज मैं जो ये एज अ इंडियन मैं यही सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है, अचीवमेंट है बेसिकली उनके लिए। कि देखो ना, वो कंट्री जिसको इंडिया पूरी दुनिया में आइसोलेट करने के सपने देखता है, मतलब कहने का बाकी वो कोई ना कुछ बोलता रहता है इंडिया, लेकिन इस मैटर में अब हुआ क्या, सडनली क्या हुआ कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में पीस मेकर कौन बन रहा है भाई? हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। और उसमें से सबसे ज्यादा हीरोइक जो सबसे बड़ा पर्सन बन के आ रहा है वो आ रहा है जनरल आसिम मुनीर। चलो ठीक है, अब दुश्मनी अपनी जगह पर, हाँ, लेकिन बट मैं ये कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे रिलेशन इंडिया के थे। एग्जैक्टली तो वाई इंडिया क्यों नहीं कर पाया ये चीज? पूरी यार इंडियन, यही तो लोगों ने पहले बोला था, इंडिया के लोगों ने, कि किसी दिन ना यही डिप्लोमेसी, चुप रहने वाली जो डिप्लोमेसी है, किसी के मैटर में टांग नहीं डाना, वो डिप्लोमेसी ना इंडिया को किसी दिन बैकफुट पे लेके आएगी। आज वही हो रहा है, बैकफुट पे ही है। आज हुआ क्या है, जिस पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट गालियां निकालती है ना, वो आज पूरी दुनिया का सरमाया बना हुआ है, पूरी दुनिया को एक रिलीफ दे रहा है पाकिस्तान, सीज फायर एक डील करवा के। क्योंकि देखो इस लड़ाई का ना, जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे नहीं था। हाँ, इस लड़ाई का जो इफेक्ट है ना पूरे वर्ल्ड पे आ रहा है, वर्ल्ड पे। अच्छा, अगर और इस लड़ाई को रोकने के लिए हर कोई चाहता है कि ये लड़ाई रुके। देखो, और पाकिस्तान इस टाइम हीरो की तरह दिखा रहे हैं, मतलब दिख रहा है यार, क्यों नहीं दिखेगा? जो काम यूरोप की कंट्रियां नहीं कर पाई, एशियन कंट्रियां नहीं कर पाई, अरेबिक कंट्री नहीं कर पाई, वो पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, इसमें ये तो है नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा के या पीस करवा के सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा, यार सबसे ज्यादा फायदा तो इंडिया का होगा। तो भाई देखो, दुनिया के लिए ये चीज बहुत अच्छी है जो पाकिस्तान करवा रहा है। और अभी नेक्स्ट आई थिंक कुछ दिनों में जो दोबारा सीज फायर की डेट खत्म होने वाली है, तो इससे पहले वो बोल रहे हैं कि अब, पहले जेडी वेंस गए थे, अब जा रहे हैं महाराज डोनाल्ड ट्रंप जी खुद जा रहे हैं, पधार रहे हैं इस्लामाबाद में, जिनकी स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता, उनकी स्टेटमेंट का कोई सिर पैर नहीं है, कोई जवान नहीं है उनकी, वो कभी भी पलट सकते हैं। वही बोल रहा हूँ, हर दूसरे सेकंड वो ट्वीट कर देते हैं। एक्चुअली ना ट्रंप जी महाराज जी को ना दुनिया में क्रेडिट लेने की वो फोबिया हो गया उनको। कुछ भी किसी के मसले में टांग अड़ानी हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी हो, आपसी मैटर हम सुलझा लेंगे, चाहे कश्मीर का भी मुद्दा क्यों ना हो, लेकिन भाई साहब को क्रेडिट लेना होता है। वो किस लिए लेना होता है कि वो दिखाना होता है कि मैं सुपर पावर हूं, पर दिखाने से कुछ नहीं होता। इसमें सुपर पावर मेरे को, जहां तक मेरे को लग रहा है ना, दो कंट्रियां निकल के सामने आ रही हैं। एक तो ईरान है, दूसरा मैं सच में बता रहा हूं कि पाकिस्तान कैसे है, क्योंकि एशिया की तो उसको मैं सुपर पावर बोलने वाला हूं, बिकॉज इंडिया को चाहिए था इस सिचुएशन का फायदा उठाना, लेकिन वो उठा नहीं पाए। तो ये बोलूंगी ना, सुपर पावर इस वजह से भी है क्योंकि डिप्लोमेसी में वो जीत गए। एग्जैक्टली, हम चाहे जो मर्जी बोल लें कि पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान में भूखमरी, जैसे हमें मीडिया में बताया जाता है, लेकिन नहीं भाई, असल सिचुएशन तो ये है। अगर ऐसा होता तो ट्रंप शायद अगर पीस मेकिंग करनी होती तो किसी और कंट्री पे भी कर सकते थे। बिल्कुल ये मैसेज है पूरे वर्ल्ड को। तो गाइस, क्या करते हुए कौन था, ये मैसेज है पूरे वर्ल्ड को। तो गाइज, पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सच में, और मोदी जी की ना ये डिप्लोमेसी थोड़ी इसमें नाकामयाब हो गई है। इस पे थोड़ा इनको फोकस करना चाहिए, अपनी डिप्लोमेसी को चेंज करना चाहिए थॉट प्रोसेस को। तो गाइज, इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छे पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।